क्या आप भारत में एनआरआई हैं या भारत में रेजिडेंट हैं? एनआरआई का मतलब हो गया नॉन रेजिडेंट इंडियंस। वो व्यक्ति जो भारत से बाहर रहते हैं, भारत में रेजिडेंट नहीं है, वो एनआरआई है। लेकिन दोस्तों, हम कभी कभी सुनते हैं कि एनआरआई भी भारत की इकोनॉमी में काफ़ी मदद करते हैं। कैसे करते हैं? गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं हाउ टू गेट द मनी, हाउ टू गेट द टैक्स फ्रॉम द एनआरआई। जो एनआरआई भारत में पिछले साल, इसके लिए दो बेसिक कंडीशंस हैं दोस्तों। मैं वो दोनों बेसिक कंडीशन आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपको फिर से बताता हूँ कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहा हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आपको आगे से अच्छे वीडियो मिलने लगेंगे और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो फिर से शुरू करते हैं दोस्तों। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दो बेसिक कंडीशन है जिसके आधार पर अगर उसने वो दो में से किसी एक कंडीशन को फुलफिल किया तो एनआरआई से रेजिडेंट में कन्वर्ट हो जाता है। पहली कंडीशन है 182 दिन, प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे अधिक अगर वो भारत में निवास करता है। भले ही वो किसी भी कंट्री में रहता हो पूरे साल, लेकिन कम से कम 182 दिन या उससे अधिक भारत में निवास करता हो। ये पहली बेसिक कंडीशन है। दूसरी बेसिक कंडीशन है कि भारत में 60 दिन या उससे अधिक उसने भारत में निवास किया हो और पिछले 4 सालों में 365 दिन या उससे अधिक भारत में निवास किया हो। ये दो बेसिक कंडीशंस के आधार पर अगर किसी एनआरआई ने इन दो बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन फॉलो की तो वो रेजिडेंट हो जाएगा भारत में। इसके अलावा तीन प्रोविजंस हैं जो अभी मैंने दूसरी कंडीशन 60 डेज वाली बताई है। दोस्तों याद रखना, पहली कंडीशन 182 दिन वाली, दूसरी कंडीशन 60 डेज और 4 साल में 365 डेज। याद रखिएगा क्योंकि ये बार बार रिपीट होंगे। तो अब दूसरी कंडीशन भी अगर फॉलो नहीं करते हैं तो भी कैसे एनआरआई को रेजिडेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है? अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर गया हुआ है एम्प्लॉयमेंट के लिए। दूसरी चीज, अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर गया हुआ है इंडियन शिप पर क्रू मेंबर्स के रूप में, और कोई व्यक्ति जो भारतीय मूल का नागरिक है या भारतीय नागरिक है, भारत से बाहर रहता है, करंटली भी रहता है, भारत में विजिट के लिए आया है, तो उसके लिए सेकंड कंडीशन लागू नहीं होगी। वो तभी भारत के रेजिडेंट बनेंगे जब वो 182 दिन या उससे अधिक भारत में निवास कर चुके हों। तो ये सिंपल चीज़ें मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। मेरे ख्याल से आपने वो सुना होगा और समझा होगा कि रेजिडेंट्स स्टेटस कैसे पता करते हैं। अब मेनली आते हैं कि रेजिडेंट्स कितने प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है एनआरआई, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अब एनआरआई से रेजिडेंट में कन्वर्ट हो गया। अब वो रेजिडेंट भी या तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहेगा या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहेगा। तो इसको बताने से पहले एक चीज़ और बीच में आती है। और हाँ दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, और उसको पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर बाद में कर दीजिएगा। आते हैं डीम्ड रेजिडेंट पर। डीम्ड रेजिडेंट क्या है? अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर रहता है और भारत में किसी भी सोर्सेज से 15 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर लेता है, इनकम अर्न करता है, और विदेश में उस पर कोई टैक्स नहीं देता है, विदेश में कोई टैक्स नहीं देता है, तो वो डीम्ड रेजिडेंट माना जाएगा। तो रेजिडेंट की कहानी हमने बता दी कि जो भी एनआरआई दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई भी कंडीशन फुलफिल कर लेता है, या प्रोविजन मैंने तीन बताए, एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है और क्रू मेंबर्स के रूप में जाता है और विजिट के लिए भारत में आता है, तो वो 182 दिन की कंडीशन पूरी करके भारत में रेजिडेंट बन सकते हैं। डीम्ड वाला मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इस डीम्ड वाले में एक कंडीशन और आ जाती है कि वो भारत के बाहर रहता हो, भारतीय मूल का नागरिक हो और भारतीय पीओआई हो और सिटीजन हो। भारत से बाहर रहता है, भारत के अंदर विजिट करने के लिए आया है और उसने 15 लाख से अधिक की इनकम जनरेट कर ली है, तो वो भारत में नागरिक माना जाएगा। इसको बोलते हैं डीम्ड रेजिडेंट। तो डीम्ड रेजिडेंट की कहानी यहाँ पर हम अब खत्म करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा आज का टारगेट है, आज का टारगेट है कि हमें ये समझना है कि रेजिडेंट भी कितने प्रकार के होते हैं। रेजिडेंट पहला तो होता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट, दूसरा होता है नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट,
तीसरा होता है नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट की कंडीशन हमने बता दी, वो कब रेजिडेंट बन जाएगा। अब रेजिडेंट बन गया तो उसमें से ऑर्डनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डनरी रेजिडेंट है, इसको समझने के लिए हम आपको ले चलते हैं अपने ब्लॉग पर जो हमने लिखा है, आइए दिखाते हैं आपको। तो डीम्ड रेजिडेंट मैंने आपको बताया, इफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया करेंटली रेजिडिंग आउटसाइड इंडिया एंड हैज अ टोटल इनकम ऑफ 15 lakhs और मोर इन द प्रीवियस from Indian resources and he has not paid any tax outside India. He is a deemed resident even if he has not visited India in the previous year. If he does not satisfy any of the above condition, he is non-resident. मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब हम चलते हैं कि रेजिडेंट है तो ऑर्डनरी रेजिडेंट है, ऑर्डनरी रेजिडेंट को बोलते हैं ROR, रेजिडेंट एंड ऑर्डनरी रेजिडेंट। और जो नॉट ऑर्डनरी रेजिडेंट है उसको बोलते हैं RNOR, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डनरीली रेजिडेंट। तो अब RNOR रेजिडेंट तो हो ही गया, टैक्स तो उसको देना है भारत में। RNOR होगा अ पर्सन इज एन RNOR इफ, ये चार कंडीशन अगर उसने फॉलो करी तो वो हो जाएगा। पहली कंडीशन क्या है, he has spent less than 730 days in India in 7 proceedings previous year। 7 साल में 730 दिन भारत में रहा हो, सिंपल। दूसरा, he was a non-resident in at least 9 of the preceding 10 previous year। 10 साल में 9 साल उसका स्टेटस नॉन रेजिडेंट का रहा हो, ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन है, ही इज अ डीम्ड रेजिडेंट एज पर सी एबव। सी क्या हमने आपको बताया, डीम्ड रेजिडेंट जो भी बताया, 15 लाख से अधिक की उसकी इनकम है, भारत से बाहर उसने टैक्स पेमेंट नहीं किया है तो रेजिडेंट माना जाएगा, उसको उस पर टैक्स दिया जाएगा। ही सेटिस्फाइड द थर्ड स्पेशल प्रोविजन इन बी एबव। थर्ड स्पेशल प्रोविजन मैंने आपको बताया था, he is an Indian citizen, person of Indian origin, currently residing outside India, has come for a visit to India in the previous year। In both above cases, the individual will be resident only and only if he has spent 182 days। अब इसके अलावा अगर वही बंदा जिसने he is an Indian citizen or person of Indian origin currently residing outside India has come for a visit to India in the previous year and has a total income more than 15 lakhs from Indian resources, in this case he will be resident if he has spent 182 days। मतलब बेसिक कंडीशन पहली लागू हो गई। दूसरी कंडीशन पर उसको थोड़ा रिलैक्सेशन मिला, 60 दिन के बजाय 120 दिन और 4 साल में 365 दिन अगर वो रहा है तो if he does not satisfy any of the above 4 condition then he is ROR। तो दोस्तों अब हमें ROR और RNROR में जो डिफरेंस महसूस होता है वो केवल ये 4 कंडीशंस का महसूस होता है। पहला, 7 साल में 730 दिन रहना है। 10 साल में 9 साल नॉन रेजिडेंट स्टेटस रहना है। तीसरा, डीम्ड रेजिडेंट जिसकी 15 लाख की इनकम हो। चौथा, वो थर्ड स्पेशल प्रोविजन को फॉलो करता हो, आई मीन टू से वो भारत में टैक्स देता हो लेकिन विदेश में टैक्स ना दिया हो। तो ये चारों कंडीशन अगर उसने सेटिस्फाई कर दी, इफ ही डज नॉट सेटिस्फाइड एनी ऑफ ऑल अबव 4 कंडीशन देन ही विल बी ROR, अदरवाइज ही विल बी RNOR। प्लीज नोट डाउन इट। RNOR और ROR में बहुत स्लाइट डिफरेंस है। पहला डिफरेंस है कि उसे 7 साल में 730 दिन रहना चाहिए। दूसरा डिफरेंस है कि 10 साल में 9 साल नॉन रेजिडेंट स्टेटस रहना चाहिए। तीसरा, सी कंडीशन डीम्ड वाली बताई है। चौथा, डीम्ड में ही स्लाइटली जो डिफरेंस है तो उस कंडीशन में वो ROR रहेगा अगर ये कंडीशन चारों सेटिस्फाइड नहीं होती, और अगर चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो वो RNOR रहेगा। आते हैं HUF पार्टनरशिप फर्म कंपनीज के केस में रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना देने जा रहा हूँ, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा और नोट करके कहीं पर रख लीजिएगा। ये चीज़ें बहुत काम आती हैं, आपको किताबों में माथापच्ची करने के अलावा कहीं भी नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। इनकम टैक्स के तो वैसे भी इतना लेंथी टैक्स है, उसको पढ़ने के लिए भी बहुत दिमाग चाहिए। आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम ऐसे ही आपको नई नई सूचनाएं देते रहेंगे। तो अब आते हैं, जानते हैं HUF। HUF क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, उसमें एक कर्ता होता है जो कि सबसे वरिष्ठ नागरिक होता है उस फैमिली का। तो अब अगर ऑल द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट C&M भारत में है तो वो रेजिडेंट रहेगा। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आउटसाइड भारत में है तो वो नॉन रेजिडेंट रहेगा। इफ एनी ऑल
कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ एचयूएफ इज हेल्ड इन इंडिया देन इट इज रेजिडेंट इन इंडिया। दो कंडीशन है, सीधी सी बात है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब कर्ता से ही होता है या पूरे मैनेजमेंट से होता है। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भारत के बाहर है तो नॉन रेजिडेंट हो गया, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भारत के अंदर है तो रेजिडेंट हो गया। अब रेजिडेंट है तो आरओआर होगा या आरएनओआर होगा, तो उसकी डिपेंड करेगी कर्ता के ऊपर। जो कर्ता होता है, एल्डेस्ट को पार्टनर ऑफ द एचयूएफ हैज स्पेंट मोर देन 730 डेज इन इंडिया इन द 7 प्रीसीडिंग्स प्रीवियस ईयर, और द कर्ता वाज रेजिडेंट इन इंडिया फॉर लिस्ट 2 ऑफ प्रीसीडिंग्स 10 प्रीवियस ईयर्स। देयर आर जस्ट द वाइस वर्सा ऑफ द अबव कंडीशंस। तो अगर द एचयूएफ इज आरओआर इफ, ये दोनों कंडीशन कब फुलफिल करने के बाद ही आरओआर होगा, कब? अगर 730 दिन में रहा हो, अगर वो 730 दिन या उससे ज़्यादा 7 साल में रहा हो, पिछले 7 साल में। दूसरा, पिछले 10 साल में एटलीस्ट 2 ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर 10 प्रीवियस ईयर, 2 साल भारत में रहा हो, ऐसी कंडीशन में वो आरओआर रहेगा। अब आते हैं, इफ बोथ ऑफ दीज आर नॉट सेटिस्फाइड देन एचयूएफ विल बी आरएनओआर। आई थिंक आपको समझ में आ गया आरएनओआर कब होगा और आरओआर कब होगा। एचयूएफ के बारे में बात करें, हम लोग इंडिविजुअल का चैप्टर ऑलरेडी निपटा चुके हैं। अगर क्लियर ना हुआ हो तो फिर से बता दें, 2 सिंपल कंडीशन है, 730 दिन रहना है 7 साल पिछले सालों में, 10 साल में 2 साल रहना है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती हैं तो वो आरओआर है, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती हैं तो इफ बोथ दीज आर नॉट सेटिस्फाइड देन एचयूएफ इज आरएनओआर। अब चलते हैं पार्टनरशिप फर्म में। पार्टनरशिप फर्म के बारे में भी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आता है, जहां पर अधिकतर ज़्यादा पार्टनर्स रहते हैं। सीधी बात है, अगर द प्रोविजंस फॉर पार्टनर्स फर्म एंड एचयूएफ आर द सेम, if all C&M control and management of the firm is outside India then it is non-resident, and if any or all control and management even one are in India then it is resident। सपोज करिए एक पार्टनरशिप फर्म में 5 पार्टनर हैं, 5 में से 4 पार्टनर विदेश में रहते हैं, एक पार्टनर भी अगर उसका इंडिया में है तो वो रेजिडेंट माना जाएगा। अगर पांचों के पांचों पार्टनर विदेश में हैं तो फिर वो नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। अब आते हैं कंपनीज में। कंपनीज में एज फॉर कंपनीज, इंडियन कंपनीज आर ऑलवेज रेजिडेंट, कंपनी कभी भी नॉन रेजिडेंट नहीं होती है। फॉरेन कंपनीज आर रेजिडेंट इन इंडिया इफ देयर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन सब्सटेंस मेजॉरिटी इज इन इंडिया, इफ नॉट देन इट इज नॉन रेजिडेंट। कहने का मतलब, कोई विदेशी कंपनी यहाँ पर आई, उसने अपनी ब्रांच डाली, पूरा का पूरा मैनेजमेंट, सब्सटेंसिव मैनेजमेंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट, सब्सटेंसिव मेजॉरिटी is in India then it is non-resident। क्लियर? कंपनी रेजिडेंट ही रहती है, विदेशी कंपनी भारत में आती है और उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट भारत में है, सब्सटेंस मेजॉरिटी के साथ है, तो वो रेजिडेंट माना जाएगा, नहीं तो नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। देयर आर नो आरओआर आरएनओआर प्रोविजंस फॉर कंपनीज एंड पार्टनरशिप फर्म। गाइस, कैसा लगा आज का हमारा ये रेजिडेंशियल, नॉन रेजिडेंशियल, आरओआर, आरएनओआर, कंपनीज, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म पर डिस्कशन? अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, बेल आइकॉन पर बटन दबाना मत भूलिएगा। और ऐसे ही आप वीडियो देखना चाहते हैं तो जरूर हमारे चैनल पर आते रहिए, आपको बेल आइकॉन दबाने से आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे और आप एक से एक इन्फॉर्मेशन, वैल्यूएबल चीज़ें सुनते रहेंगे। आज के लिए हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार, धन्यवाद।